Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, chapter number 10 or 9, whatever. Chapter number 9, right? पहले 10 था, अभी 9 है ना? So, chapter number 9 straight lines की second exercise का introduction का second part है. Okay? Exercise number 9.2 introduction part 2. 9.2 intro और उसका भी part 2. कल अपन ने इंट्रो पार्ट 1 में क्या क्या किया उसकी बात करते हैं. एक्चुअली एक्सरसाइज 9.2 इज ऑल अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द लाइन. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन. भाई अब तक हमने ये सीखा था कि एक लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है. एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें एक एक्स वाली टर्म हो, एक वाई वाली टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो. अब तक हम 10th क्लास की नॉलेज तक ही जानते थे और होता भी यही है. बट क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म. इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म. कल आप चारों थे या कोई एब्सेंट था? आप एब्सेंट थे. ओके, सो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म. तो इस जनरल फॉर्म को हम कुछ फॉर्म्स में तोड़ मरोड़ करके चेंज करके लेके जा सकते हैं. वो जो फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स में जाने के बाद ये लाइन की इक्वेशन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती है लाइन के बारे में, जैसे उसका स्लोप बताती है, उसका इंटरसेप्ट बताती है. तो वो कुछ फॉर्म्स थी हमारे पास. पहली फॉर्म थी, बताओ. पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा था वीडियो? ठीक है. एंड द सेकेंड फॉर्म वाज टू पॉइंट फॉर्म. 2 point form. The third form was slope intercept form. Intercept form तो आज सीखेंगे. Slope intercept form. और slope intercept में भी दो फॉर्म्स थी, एक y intercept और एक x intercept. y intercept और एक x intercept फॉर्म. ठीक है, इतना हमने कल किया था. आज जो अपन करेंगे, चौथी फॉर्म सीखेंगे, दैट मीन्स जस्ट इंटरसेप्ट. मतलब आप स्लोप के बारे में ना कह के केवल इंटरसेप्ट बताना. इंटरसेप्ट फॉर्म. And the one will be normal form. Last one will be normal. Normal form, although you are telling कि omitted हो गया है, but नॉर्मल के बारे में नॉलेज यहाँ नहीं लोगे तो आपके लिए abnormal सी चीज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर. ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर नॉर्मल 3D का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है, वो ओमिट नहीं हो सकता. चलो तो फटाफट वन बाय वन पॉइंट स्लो फॉर्म बताओ. सौम्या. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1. ठीक है, दिस इज द पॉइंट स्लो. अरे, दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म. सेकेंड फॉर्म 2 point फॉर्म बताओ विवेक. इसमें m का मतलब स्लोप है और x1 y1 एक पॉइंट है. मतलब अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को ऐसी शक्ल बना देता हूँ, तो उसमें जो y के आगे और जो x के आगे आ रहा है, वो तो वो पॉइंट होगा जो उस पर लाई कर रहा है, और जो यहाँ पे बाहर बैठा हुआ होगा वो उस लाइन का स्लोप होगा. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को उस इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है ना? ओके, 2 point फॉर्म बोलो. हाँ, इज इक्वल टू एम का फॉर्मूला रख दो. y2 माइनस, क्योंकि अब दो पॉइंट्स गिवन होंगे, x2 y2 भी गिवन होगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. आगे सेम x माइनस x1. और इसको भी अच्छा तो रहेगा ब्रैकेट में रख, क्योंकि पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है ना? इसमें आपको स्लोप की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन x1 y1 y2, x1 y1 y x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स की जानकारी मिलती है, जो कि उस पॉइंट उस लाइन पर लाए हो रहे हो या जहां से वो लाइन पास थ्रू हो रही है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का वाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बताओ. y इक्वल्स टू mx प्लस सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. पूरी क्लास 12th में जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी इक्वेशन हम ऐसे ही बताएंगे, y इक्वल टू mx प्लस, जहां पे m तो उसका स्लोप होगा और c क्या होगा. दो कंपोनेंट्स है ना, m और c. तो m तो स्लोप होगा, नो डाउट. बट व्हाट इज मेंट बाय c इन दिस फॉर्म? y इंटरसेप्ट. बता किसका रहे हो आप? y इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो बता रहे हो. तो y इंटरसेप्ट भी होगा ना उस इक्वेशन में कहीं, यही तो है वो. c का मतलब y इंटरसेप्ट. अच्छा, y इंटरसेप्ट का मतलब बताओ सौम्या. ओरिजिन से y एक्सिस पर कहाँ कट लगाया, उस लाइन ने y एक्सिस पर कहाँ कट लगाया, 3 पे लगाया, 4 पे लगाया, -7 पे लगाया, 10 पे लगाया, वो होता है y इंटरसेप्ट. ठीक है. ओके, लास्ट कौन बचा? x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बता दो. y इक्वल टू
एम इंटू एक्स माइनस डी। डी का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ एनसीईआरटी ने सेट किए हैं। सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, डी का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट। भाई एक्स एक्सिस पे भी उसने कहीं ना कहीं कट लगाया होगा, केवल एक ही ऐसी लाइन है जो इंटरसेप्ट नहीं बनाती है, वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वो वाई एक्सिस पे तो कट लगाती है, एक्स पे नहीं लगाती। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, वो एक्स एक्सिस पे कट लगाती है, वाई पे नहीं लगाती। बाकी दुनिया की सारी लाइनें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट लगाएंगी। अगर कट नहीं लगाया तो आप एक्सटेंड प्रोड्यूस करके कट लगवा दो, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ थोड़ा ना होती है। मान लो आपको नहीं दिख रही कट लगाती है तो आप एक्सटेंड कर दो, कट लग जाएगा। तो इंटरसेप्ट तो वो बनाएगी, इंटरसेप्ट मतलब कट लगाना। अब वो उन दोनों का क्या करेंगे सर, फिर जो लगाते नहीं उनके बारे में बताएंगे अभी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को एक बार साइड में छोड़ो, बाकी सारी दुनिया कट लगाएंगी, इंटरसेप्ट बनाएंगे। चलो, अब फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करते हैं, इंटरसेप्ट। अब इसमें स्लोप नहीं है, इंटरसेप्ट है, तो फिर इसमें एक्स एंड वाई दोनों इंटरसेप्ट। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप के साथ या तो वाई इंटरसेप्ट, स्लोप के साथ या तो एक्स इंटरसेप्ट। इसमें स्लोप नहीं है ना, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ही होंगे। इसमें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों ही होंगे। डन। चलो इधर आओ, इसका डिस्क्रिप्शन सुनो। जो तीन फॉर्म्स है बेटा, फिर से लिखता हूं मैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। दूसरी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स। और तीसरी अभी अभी बताई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जनरली स्लोप इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोला जाता है, एम इंटू एक्स माइनस डी तो बहुत रेयर केस में हम यूज करते हैं। ये तीन फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब आपको दोनों इंटरसेप्ट ही गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, दैट मीन्स एक लाइन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो दोनों की नॉलेज आपको आपके पास है। आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी है आपके पास, तो ये होगा एक्स इंटरसेप्ट ये दूरी, और ये होगा वाई इंटरसेप्ट ये दूरी। अब सुनो, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होती है तो वाई इंटरसेप्ट को सी से और एक्स इंटरसेप्ट को डी से डिनोट किया जाता है। लेकिन केवल जब इंटरसेप्ट की बात होती है तब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को ए और बी से डिनोट किया जाता है, ये स्टैंडर्ड। अब सी और डी नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, ए और बी, जब दोनों गिवन हो। तो एक्स इंटरसेप्ट को ए से मार्क किया जाएगा, ये ए दूरी है और ये बी। तो अगर ये ए है तो इस पॉइंट का नाम ए कॉमा जीरो हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, और अगर ये बी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा बी। अब आप इस नॉलेज को किसी भी फॉर्म में यूज कर लो, पहली दूसरी तीसरी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पहली फॉर्म में यूज करना है, तो एक्स वन वाई वन कुछ भी ले लो दोनों में से एक पॉइंट और स्लोप निकाल लो, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। सेकंड में भी ऐसे हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में आप क्या करोगे, देखो एम तो पहले आप स्लोप, अभी अपन थर्ड फॉर्म से डिराइव करते हैं, चलो ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म अपन थर्ड फॉर्म से डिराइव करते हैं। वाई इक्वल टू, एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स। अगर दो पॉइंट लाई कर रही हैं लाइन पे, वो आपको गिवन है, तो स्लोप निकाल सकते हो ना, बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो माइनस ए। ये तो हो गया स्लोप, इसको गुणा कराना है एक्स से। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट तो बी है, वाई इंटरसेप्ट बी है ना, तो प्लस बी लगा दूं सी की जगह बी। भाई कल तक केवल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट का नाम सी था, लेकिन जब दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तब वाई इंटरसेप्ट एक्चुअली बी है और एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली ए है। इससे सॉल्व करूं मैं, तो देखो y इक्वल टू बी माइनस जीरो बी, और नीचे माइनस है, इंटू एक्स प्लस बी। एक काम करते हैं, इस माइनस को ऊपर पहुंचा दें। ठीक है, अब ए को एलसीएम ले लूं मैं यहाँ पे, तो माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी। ये किसकी वैल्यू है, वाई की। ए को उधर पहुंचा दूं तो ए वाई। ठीक है, माइनस बी एक्स को उधर पहुंचाओ तो माइनस बी एक्स उधर आएगा तो प्लस बी एक्स, ए वाई एज इट इज। उधर कौन बचा, ए बी। आप पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कराओ, ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे बी से बी खत्म, एक्स बाय ए, आगे बोलो ए से खत्म, वाई बाय बी, ए बी से भी खत्म, वन। दिस इज द फाइनल इंटरसेप्ट, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। जहां पे ए तो होता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई होता है, जिसका भी इंटरसेप्ट ले रहे हो उसको उसका डिनोमिनेटर बना दो। जैसे एक्स का इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स के नीचे उसका इंटरसेप्ट लिख दो, वाई का इंटरसेप्ट चाहिए वाई के नीचे उसका इंटरसेप्ट लिख दो। बोलो याद हुई फोर्थ फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अच्छा, ये फॉर्म मैंने थर्ड फॉर्म से डिराइव करी है, आप किसी से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इवन जो इसकी जो सेकंड फॉर्म थी, जो पिछली फॉर्म हमने सीखी थी, सेकंड फॉर्म क्या थी, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। इसमें आप स्लोप तो सेम वैसे ही निकाल लो, डी की वैल्यू क्या डालोगे बताओ, ए।
डी की वैल्यू ए डालोगे क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट आज की तारीख में ए है, उससे भी यही फॉर्म बनेगी। ये बाकी डेरिवेशन आप चाहो तो घर पे कर सकते हो। कुल मिला के आपको ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। डन, समझ आया? ओके। अब इसमें आपको नोट्स में क्या क्या नोट डाउन करना है, जो मैंने भी बताया वही नोट डाउन करना है, पर थोड़े ऑथेंटिक वे में नोट करना है। देखो, फिर चलते हैं फाइनली फिफ्थ फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, पढ़ना स्टार्ट करो। पहले तो आपको ऐसा वाला फिगर बना देना है जो भी मैंने बताया। हालांकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन आपको ऐसे की जगह ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर मान लो लाइन ऐसे है, अगर मान लो लाइन ऐसे है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, यानी एक्स के नीचे जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, वाई के नीचे जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इक्वल टू वन तो फिक्स है, ठीक है ना। अगर ऐसी लाइन बनाती है तो दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव, अगर ऐसी लाइन बनाती है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये मैंने एक वाली फॉर्म ली है चारों में से, ठीक है। देखो, लाइन एल कट्स एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए यूनिट्स, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी यूनिट्स, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए यूनिट्स, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी यूनिट्स। चलें आगे। अब यानी कि पॉइंट्स ए कोमा जीरो और बी जीरो कोमा बी, दे विल बोथ लाई ऑन द लाइन एल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी हो कि एक फॉर्म बना ली तो दूसरी फॉर्म पहली फॉर्म से निकल रही है, तीसरी फॉर्म दूसरी से निकल रही है, अब चौथी फॉर्म तीसरी से निकल रही है। तो फॉर्म तो वही है, बस उसमें बस वैल्यूज अलग अलग पुटअप की जा रही है। अभी जैसे मैंने तीसरी फॉर्म से ही तो बनाई है चौथी फॉर्म, तो स्लोप ऑफ द लाइन एल वही वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन के फॉर्मूले से निकल गया एम की वैल्यू, और वाई इंटरसेप्ट आज की तारीख में बी है, तो इन्होंने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही डाली है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, जो हमने लास्ट रिसेंटली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन सीखी है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें आप क्या डालोगे, एम की वैल्यू डालोगे और सी की वैल्यू डालोगे। एम की वैल्यू क्या निकाली, स्लोप निकाल लिया आपने, और सी तो आज की तारीख में बी है, ठीक है। सी तो आज की तारीख में बी है। इसको सॉल्व करो, सेम वही, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, सो यू विल एंड अप लाइक दिस। फिर सबको ए बी से डिवाइड करके फाइनली एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर वेयर ए बोले तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई बोले तो बी बोले तो वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वेयर एक्स ए तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स इंटरसेप्ट, बी हो जाएगा मेरा वाई। और ये इक्वेशन, ये वाली फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन पता है कितनी जल्दी निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको एक फिगर गिवन है, देखना ध्यान से, और ऐसा मान लो आपको गिवन है कि ये भाई साहब हैं 0,5, और ये भाई साहब हैं -6,0। बताओ कितनी जल्दी आप इक्वेशन बना सकते हो। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -6, वाई इंटरसेप्ट क्या है 5, बन गई इक्वेशन, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर दो। कहाँ तो आप 10th क्लास में 3-4 पॉइंट्स निकालते थे, बताओ, 3-4 पॉइंट्स निकालते थे ना इक्वेशन से फिगर बनाने के लिए। या फिर सपोज करो ये इक्वेशन गिवन है तो उससे कितनी जल्दी फिगर बन जाएगा, ये सोचो। चलो, इक्वेशन गिवन है उससे कितनी जल्दी फिगर बन जाएगा, मतलब इक्वेशन लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको 2D प्लेन पर, आप कितनी जल्दी प्लॉट कर सकते हो। अभी आप इस इक्वेशन से 2-3 पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स ऐसा माना तो वाई ऐसा है, वाई ऐसा माना तो एक्स ऐसा है, 3 पॉइंट्स निकालते थे पर मिनिमम, फिर उनको जोड़ते थे बच्चों की तरह, और फिर वो लाइन बनती थी हमारी, ऐसे होता था। अभी आप देखो, इससे -6 है, -6 पे कट लगाओ, 5 है, 5 पे कट लगाओ, जोड़ो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मैंने आपको कहा 2x, इधर देखो 3y इक्वल टू 6, इसको ड्रॉ करके बताओ मैंने कहा। तो अगर 10th में होते तो x की वैल्यू मान के y निकालते, 3 पॉइंट्स निकालते। अभी आप क्या करोगे, सबको 6 से डिवाइड कर दोगे, उधर 1 बनाना है, 6 6 6 क्या बना, x/3 y/2 1, यानी x एक्सिस पे 3 पे कट लग रहा है, y एक्सिस पे 2 पे कट लग रहा है, हटाओ 3 2 मिलाओ, बन गई लाइन, ठीक है ना। तो ये कितना आसान है हमारे लिए ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। चलो, फाइनली द लास्ट फॉर्म विच इज द नॉर्मल फॉर्म, जो कि ओमिटेड है आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म से पहले ये समझना है नॉर्मल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म से पहले क्या समझना है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो बेटा, नॉर्मल एक लाइन होती है, नॉर्मल क्या होती है, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, नॉर्मल इज ए लाइन,
a line which is perpendicular to tangent, which is perpendicular to tangent. अब टेंजेंट क्या होती है? अब टेंजेंट वैसे आपको थोड़ा बहुत पता होगा। एक कर्व को हमने 10th में सीखा था, सर्किल को बाहर से छू के निकले। अभी 11th में आ जाओ, 11th में आप कहोगे कर्व को बाहर से छू के निकले, मतलब बाहर से छू के ही निकलेगी ये। एक कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करके, जिसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते थे, बाहर से छू के निकल जाए, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? और इससे परपेंडिकुलर अगर लाइनें बना दी जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो ये सारी लाइंस क्या कहलाती हैं? नॉर्मल। क्या कहलाती हैं? नॉर्मल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अगर एक कर्व है, इसका टेंजेंट क्या होगा? ये कर्व, इसका टेंजेंट ऐसे होगा। ये कर्व, इसका टेंजेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। और ये कर्व, इसका टेंजेंट ऐसे होगा। क्योंकि नॉर्मल बनाने के लिए पहले टेंजेंट सोचना पड़ेगा। होगा नहीं होगा? ये कर्व है, इसका टेंजेंट कैसे होगा? याद रखना, इस लाइन भी एक कर्व है, सीधी है बस। अब कर्व का टेंजेंट तो सीधी लाइन बन जाती थी, जो खुद ही सीधी है उसका टेंजेंट क्या बनेगा? खुद यही। एक स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट वो खुद होती है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट वो खुद होती है। टेंजेंट एक पॉइंट पे छू के निकलती है, मानते हैं बात। देखो, टेंजेंट की और डेफिनेशन भी आएगी, अभी आने दो आगे। उस डेफिनेशन को ये लाइन फुलफिल कर देगी, तो वहां पे प्रूव हो जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन ही खुद की टेंजेंट होगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनफाइनाइट, सारे इसके जितने भी पॉइंट्स इस पे ला कर रहे हैं, ऑल दोज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, इसका, इस कर्व की टेंजेंट ये थी, तो नॉर्मल ये थी। इस कर्व की टेंजेंट ये थी, तो नॉर्मल ये थी। इस कर्व की टेंजेंट ये थी, तो नॉर्मल ये थी। टेंजेंट का परपेंडिकुलर होती है। इस कर्व की टेंजेंट ये खुद है, तो नॉर्मल कैसे होगी? ऐसे होगी। ये सारी नॉर्मल होगी। होगी, समझ आया? तो नॉर्मल की डेफिनेशन समझ में आई क्या? बताओ, पढ़ो। अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन एल इन ए 2D प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज कॉल्ड द। अच्छा जी, हाँ। अब सुनो, एक एक 2D प्लेन बना रहा हूं मैं, देखो। एक 2D प्लेन बना रहा हूं मैं, दो केस ले रहा हूं। यहां पे तो मैं एक 2D प्लेन बना रहा हूं, यहां पे मैं 2D प्लेन नहीं बना रहा हूं। हो गया टाइम? जाओ। क्यों? प्रैक्टिकल है। चलो, तो ये टॉपिक तो पढ़ो फिर। लेट्स से दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इधर भी। लेट्स से दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इधर भी। दोनों केस में डिफरेंस बताओ। इधर केवल लाइन है, इधर 2D प्लेन पे लाइन है। डिफरेंस क्या है बताओ? तो क्या कहते हैं उसको? चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से किया था हमने। चैप्टर स्टार्ट ही हमने किया था कि दो तरह की ज्योमेट्री होती है। एक होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसमें हम 2D प्लेन का जिक्र नहीं करते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अपन कोऑर्डिनेट्स का जिक्र करते हैं। ठीक है। अब जब यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात हो रही है, तब तो नॉर्मल ऐसे बनेगी, कितनी भी बन सकती है। ये भी इसकी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बन रही है। ये भी इसकी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बन रही है। ये भी इसकी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बन रही है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल वही लाइन होगी जो परपेंडिकुलर तो हो लेकिन ओरिजिन से निकले। यही इसकी नॉर्मल है। स्पेसिफिक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में, एक लाइन का, नॉर्मल लाइन की स्पेसिफिक डेफिनेशन। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी नॉर्मल्स बनाई जा सकती हैं एक लाइन की। एक लाइन की टेंजेंट एक खुद है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है, तो इसी के परपेंडिकुलर होगी इसकी नॉर्मल। होगी। अच्छा, नॉर्मल लाइन बार बार कहूंगा, मैं शॉर्ट में नॉर्मल कह दूंगा। ठीक है ना? तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो एक स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी नॉर्मल्स हो सकती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्पेसिफिक नॉर्मल होगी, जो कि कहां से निकल रही है? ओरिजिन से निकल रही है। बस वही नॉर्मल है, बाकी इसकी कोई भी नॉर्मल नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन की इस लाइन की अगर आपसे ओरिजिन से दूरी पूछ ले कोई, कि ये लाइन ओरिजिन से कितनी दूर है, तो याद करो, हमने 10th में सीखा था, एक लाइन की पॉइंट से दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। एक लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, वही उसकी डिस्टेंस मानी जाती है। तो ये इसकी दूरी तो है, ये परपेंडिकुलर है।
तो मैं अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि एक स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से दूरी बताओ, उस केस में आपको उसकी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। आपसे पूछा, एक लाइन दे दी मैंने, इक्वेशन दे दी मैंने, अभी वाली इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 6, ये एक लाइन है या नहीं है बताओ, ये एक लाइन। मैंने कहा इसकी ओरिजिन से दूरी बताओ। अब आपको अगर ओरिजिन से दूरी चाहिए ना इस लाइन की, तो आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली जब कोऑर्डिनेट प्लेन में मैं नॉर्मल बनाता हूं, तो उस नॉर्मल लाइन की जो लेंथ है, वो लेंथ ओरिजिन से दूरी ही है इस लाइन की। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, किस किस का है प्रैक्टिकल अब? जाओ। आपका तो नहीं है? ठीक है। अब इस नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में देखते हैं, शुरू करें। नॉर्मल का मतलब समझ में आया? एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बहुत सारी नॉर्मल्स हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में, हमारे क्लास 11th में, वी आर स्टडिंग ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मल का मतलब क्या है? केवल एक लाइन ही नॉर्मल है जो कि ओरिजिन से निकल रही है और लाइन को परपेंडिकुलरली काट रही है। ठीक है, आइए। तो हम नॉर्मल की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, ये लाइन है एल, इसके परपेंडिकुलर बनानी है, इन्हें 2D प्लेन बनानी है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। भाई स्टार्ट हुई तो ऐसे पास भी हो सकती है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन इसकी नॉर्मल लाइन मानी जाएगी। अब हम केवल यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं इसको, लेकिन लाइन है ना, ये तो आगे भी जा सकती है। ये भी एक लाइन है, वो भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ये तो गिवन लाइन है, ये उसकी नॉर्मल लाइन है। समझ गए? ये तो गिवन लाइन है जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिसकी इक्वेशन x + by + c, हालांकि वो भी एक लाइन है, उसकी भी एक इक्वेशन हो सकती है, बट अभी अपन इसकी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, अभी अपन इस लाइन एल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी नॉर्मल लाइन है, यस ये इसकी नॉर्मल है। यहाँ तक क्लियर है? इस कॉल्ड द नॉर्मल लाइन, या सिंपली में अपन केवल नॉर्मल भी बोल सकते हैं, टू द लाइन एल, इस लाइन एल पर जाने वाली नॉर्मल कहलाएगी। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब सुनो ध्यान से, नॉर्मल फॉर्म में इस डिस्टेंस को एक नाम दिया गया है स्मॉल पी। नॉर्मल फॉर्म जो होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन में, इसमें एक लेटर निकल के आएगा पी। पी का मतलब क्या होगा? इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी, या फिर नॉर्मल की लेंथ। फिर से सुनो, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी इस लाइन की नॉर्मल की लंबाई होगी। तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ऐसे भी आता है कि एक लाइन है, उसकी नॉर्मल की लंबाई इतनी है। दूसरा फॉर्म, एक लाइन है जिसकी ओरिजिन से दूरी इतनी है। वो दोनों ही केस में उसका आंसर पी है, मतलब वो जो भी दे रखा है 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स, वो पी की वैल्यू है। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले सुनना, मैंने पी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस, डाल दिया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है। सो पी क्यू ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, उससे पहले नॉर्मल जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उसको इस फॉर्म में ओमेगा नाम दिया जाता है, जिसको अपन ऐसे बनाते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने लेटर, ग्रीक लेटर। तो यानी कि नॉर्मल फॉर्म में दो चीजें होंगी, पी और ओमेगा। आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस में बनेगी? पी और ओमेगा। पी मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल, ओमेगा मतलब एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। फिर से सुनो, पी मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल, किसकी नॉर्मल? जिस लाइन की बात कर रहे हो उस लाइन की नॉर्मल की लेंथ, या फिर कहूं उस लाइन की ओरिजिन से दूरी, एक ही बात है, वो तो होगा पी। ओमेगा क्या होगा? उसकी जो नॉर्मल बनाई है आपने, उस वो नॉर्मल पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल बना रही है, वो एंगल है ओमेगा। डन, आ जाओ। अब आते हैं अपन इसका डेरिवेशन। तो मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? राइट एंगल एट क्यू है। तो मुझे बताओ, इधर आ जाओ, इसमें थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा ना। अब देखो, ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, ये है ओमेगा, यस और नो? तो मुझे बताओ साइन ओमेगा क्या होगा और कॉस ओमेगा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट। तो ओमेगा के सामने ओपी, ओपी बाय पी क्यू, वेरी गुड। और कॉस ओमेगा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? ओ क्यू बाय पी क्यू, वेरी गुड। पी क्यू तो पी यूनिट से अभी अभी लिखा है हमने। पी क्यू तो क्या है? पी यूनिट्स है या नहीं है बताओ? अभी अभी लिखा है ना आपने? जो जो पता है वो तो लिखो। पी
यूनिट्स है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओपी बाय स्मॉल लेटर पी। ये पी क्यू, तो यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट्स हैं, ये पी का मतलब एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, यहाँ पे ओ क्यू और अगेन पी क्यू की वैल्यू पी। डन, कोई डाउट नहीं। यहां से मुझे ओपी की वैल्यू बता दो, इस इक्वेशन से मुझे ओपी की वैल्यू बताओ। इंप्लाइज ओपी इक्वल टू, टेल मी, पी साइन ओमेगा, पी इंटू साइन ओमेगा। एंड यहां से मुझे ओ क्यू की वैल्यू बता दो, पी कॉस ओमेगा। यस राइट, पी कॉस ओमेगा। फाइन। तो ये वाली लेंथ ओपी लेंथ कितनी है, पी साइन ओमेगा, यस और नो। और ये ओक्यू लेंथ कितनी है, पी कॉस ओमेगा, यस और नो। है है या नहीं है? है। मुझे बताओ, उल्टा लिख दिया यार मैंने। उल्टा क्या लिख दिया मैंने, ये था ओरिजिन, वो था क्यू। तो फिर कुछ काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओरिजिन हमेशा वो होता है ना बेटा, ओरिजिन हमेशा क्या होता है, ओ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपी की जगह यहाँ पे क्यूपी करूं, यहाँ पे क्यूपी करूं, और ये तो ओक्यू लिख लिख सकता हूं मैं, लेकिन इसको पी क्यू लिखना पड़ेगा ना। तो फिर ये पी क्यू की या क्यूपी की लेंथ है ना, और ये ओक्यू की लेंथ है। ठीक है अभी। हाँ, अब सुनो, ये ओरिजिन था या नहीं था? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ही तो थी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी था, वैसे तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। इस पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, पी कॉस ओमेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी कॉस ओमेगा हो जाएगा। हो जाएगा बताओ, पी कॉस ओमेगा, कॉमा, ये हाइट कितनी थी, पी साइन ओमेगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पी साइन ओमेगा हो जाएगा। हो जाएगा। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए आपको, बोलो यस और नो। यानी कि एक पॉइंट जो इस पे लाई कर रहा है वो पता चल गया। पता चल गया। जिस लाइन की हम बात कर रहे थे, जिसकी इक्वेशन निकालने की हम बात कर रहे थे, यही वो लाइन थी। उस लाइन पर ही तो पी लाई कर रहा है। तो एक लाइन पर अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो बस एक स्लोप और दे दो, बस मजा आ जाएगा आपको। स्लोप दे दूं, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लोगे इसकी इक्वेशन। एक पॉइंट तो आपको पता चल गया ना जो इस पे लाई करता है। अब स्लोप दे दूं आपको मैं। मुझे एक चीज बताओ, इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, टेन ओमेगा। इसकी नॉर्मल भी तो एक लाइन है, इसकी जो नॉर्मल है वो भी तो एक लाइन है, उसका भी तो स्लोप होता होगा। तो स्लोप ऑफ ओपी क्या होगा, टेल मी। क्योंकि ओपी जो है ओमेगा एंगल बना रही है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो भी एंगल बना रही है उसका टेन ही तो होता है स्लोप, होता है। तो मैं क्या कह देता हूं, इसका स्लोप, स्लोप ऑफ ओपी इक्वल टू टेन ओमेगा। कोई डाउट? और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो लेट से इसका स्लोप m1 मान लो, जो कि टेन ओमेगा आ चुका है, और उसका स्लोप m2 मान लो, तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और उसकी लाइन, या लाइन और उसकी नॉर्मल। तो m1 की वैल्यू तो निकाल चुका हूं मैं, टेन ओमेगा निकाल चुका हूं, इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1 डिवाइडेड बाय टेन ओमेगा, -1 डिवाइडेड बाय टेन ओमेगा। और -1 डिवाइडेड बाय टेन ओमेगा मतलब माइनस कॉट ओमेगा, यस और नो। और माइनस कॉट ओमेगा का मतलब हो गया माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। ये आ चुकी है m2, यानी कि इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप भी है आपके पास, इस लाइन पे लाइन आने वाला पॉइंट भी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं? बोलो, सबसे पहली फॉर्म क्या सीखी थी आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस, वेरी गुड, y1 इंटू स्लोप इंटू x-x1। अभी हाल फिलहाल मैं इसको m2 लिख देता हूँ, क्योंकि इसका स्लोप अभी इस केस में m2 है ना। इसके नॉर्मल का स्लोप m1 है और इस खुद की लाइन का स्लोप m2, तो m2 लिख दूं। ठीक है। सो y माइनस, वो पॉइंट जो इस पे लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, p साइन ओमेगा है। स्लो हाँ, नॉर्मल का स्लोप निकाला उसके बाद ये इस लाइन का क्या होता है? यस। देखो, नॉर्मल और वो खुद दोनों परपेंडिकुलर है। हमने क्या सीखा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये पिछली क्लास एक्सरसाइज में सीखा था। अब उसकी नॉर्मल का स्लोप निकाला जा सकता है, क्योंकि उसकी नॉर्मल जो है ओमेगा एंगल बना रही है। ये खुद क्या एंगल बना रही है इसका तो अता पता ही नहीं है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल है वो तो ओमेगा बना रही है, तो उसकी नॉर्मल का स्लोप टेन ओमेगा है। तो m1 की जगह टेन ओमेगा रख दिया, वहां से इसका खुद का स्लोप निकल के आया माइनस कॉट ओमेगा। इसको फर्दर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना अभी।
तो मैं इसकी खुद का स्लोप लिख देता हूं, माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। फाइन। एक्स माइनस, जो पॉइंट इस पे लाया कर रहा था उसका एक्स कोऑर्डिनेट, पी कॉस ओमेगा। यस और नो? इसको सॉल्व कर दो बस, आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। करें? तो वाई इंटू साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा, कलर चेंज कर दो, वाई इंटू साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा। फिर साइन ओमेगा माइनस पी, तो माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। यस और नो? इधर आओ, माइनस कॉस ओमेगा इंटू एक्स क्या बनेगा, माइनस एक्स कॉस ओमेगा। यस और नो? एंड माइनस कॉस ओमेगा इंटू माइनस पी कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। यस और नो? इसको इधर पहुंचाओ, उसको उधर पहुंचाओ, क्योंकि एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। एक्स और वाई वाली टर्म तो एलएचएस में लाओ और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में लेके जाओ। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं अपन लाइन की। तो माइनस एक्स ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा इधर आएगा तो क्या बनेगा बताओ, प्लस एक्स कॉस ओमेगा, प्लस एक्स कॉस ओमेगा, प्लस वाई साइन ओमेगा पॉजिटिव है ही ऑलरेडी है। उधर जब ये जाएगा तो पी और पी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, जो कि क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे 1। तो पी वन जा पी, दैट मीन्स पी ओनली। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन है उसकी नॉर्मल फॉर्म में, जहां पे पी तो होगी उस लाइन की ओरिजिन से दूरी कह दो, या उसकी नॉर्मल की लंबाई कह दो, और ओमेगा होगा उसकी नॉर्मल का, इसका खुद का नहीं, उसकी नॉर्मल का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से बना हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया हुआ एंगल। मैंने आपको क्या कहा था, नॉर्मल फॉर्म में आपको कंपोनेंट्स ओमेगा और पी मिलेंगे, तो ये ओमेगा और पी और एक्स और वाई तो मिलेंगे, इक्वेशन ही तो बनेगी। समझ आया? यानी कल को आपको अगर एक लाइन गिवन है, एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू 10, तो इस फॉर्म में अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, इससे ये इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि पहली चीज, ये लाइन 10 यूनिट दूर है ओरिजिन से, या फिर इस लाइन की जो नॉर्मल है उसकी लंबाई 10 यूनिट, ऐसे कह सकता हूँ। दूसरी चीज क्या पड़ती है, इसकी नॉर्मल की पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं तो सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है? और एक्स के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन है, वाई के साथ साइन का कॉम्बिनेशन है, हमेशा उल्टा नहीं कर सकते। एक्स के साथ कॉस का, वाई के साथ साइन। बताओ नॉर्मल फॉर्म याद हुई क्या, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, वेयर p is the distance of the given line from the origin, perpendicular distance of the given line from the origin, and omega is the angle made by its normal with the positive side of x axis measured anti-clockwise direction. Then ये जो भी मेरे तामझाम बताया, इसी सबको आपको नोट्स में नोट डाउन करना है, और यही सब आपको नीचे इसमें मिलेगा। मैंने बस जल्दी जल्दी बता दिया। फिगर देखो करीब करीब वही है, कुछ ए और बी की बस हो सकती है, एक की जगह बी ले आओ, बी की जगह ए ले आओ, इतना डिफरेंस होगा, बाकी करीब करीब वही है। वही परपेंडिकुलर बनाया, वही इसकी डेंस डिस्टेंस निकाल ली, वही इसकी डिस्टेंस निकाल ली, और फिर इस नहीं, इसकी नहीं, इसकी इसकी डिस्टेंस निकाल ली, इसकी डिस्टेंस निकाल ली, और उसके बाद फिर इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए। ये पी पॉइंट इस पे लाया कर रहा है तो एक पॉइंट मिल गया। फिर मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना दी। देखो पढ़ो आगे, यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था अपन ने नॉर्मल की डेफिनेशन। अब इसको पढ़ते जाओ, आप कनेक्ट करते जाओगे, जो हमने किया वही किया अभी, है ना। लेट द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ओपी ड्रॉन टू द लाइन एल BP units, and omega be the angle made by this normal line OP with the positive side of x-axis measured anti-clockwise। ठीक है, P और ओमेगा के बारे में बता दिया। अब PQ परपेंडिकुलर x-axis आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो एंगल PQ उसमें 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो साइन ओमेगा की वैल्यू PQ बाई OP, और कॉस ओमेगा की वैल्यू OQ बाई OP। PQ की वैल्यू हो गई OP इंटू साइन ओमेगा, OQ की वैल्यू हो गई OP इंटू कॉस ओमेगा। OP P है ही सही, OP की वैल्यू तो P है ही सही ना, तो P साइन ओमेगा, P कॉस ओमेगा, PQ मिल गया, OQ मिल गया। तो पी क्यू ओ क्यू मिलने से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मिले। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लाइंग ऑन द लाइन एल आर दिस। अच्छा देखो, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये पी पॉइंट जो है लाइन एल पे लाया कर रहा है। पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ओपी, ओपी मतलब उसकी नॉर्मल लाइन, उसका स्लोप m1 मान लिया 10 ओमेगा, और स्लोप ऑफ लाइन एल जो हमको एक्चुअली चाहिए, हमको तो इस लाइन का स्लोप चाहिए ना, हमने उसकी नॉर्मल का तो निकाल लिया 10 ओमेगा, तो एल का हमने मान लिया m2। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ऐसा हमने एक्सरसाइज 1 में सीख लिया। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू -1 बाय m1, -1 बाय 10 ओमेगा, माइनस कॉट ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा।
ये आ गया उसका स्लोप, पॉइंट पे ले आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, स्लोप m2 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहां पे m2 की वैल्यू ये पुटअप कर दी और x1 और y1 की वैल्यू ये पुटअप कर दी। इसको डिराइव करोगे तो अल्टीमेटली वहीं लैंड करोगे जहां हम एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। आप देखो स्टेप बाय स्टेप वही सारा काम किया है मैंने। इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, इसको उधर लेके गया, तो ये पी साइन स्क्वायर ओमेगा पी कॉस ओमेगा ओमेगा हो गया, पी कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा विल बी इक्वल टू 1, पी वन जा पी। So x cos omega plus y sin omega equal to p is the equation of a line in normal form where p और omega का मतलब पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल कह दो, या फिर दूसरी डेफिनेशन भी बताइए मैंने p की, डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे कह लो। और ओमेगा तो एक ही डेफिनेशन रहेगी, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। आगे वो भी लिख दो, लिखा हुआ नहीं है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। डन अप टू हेयर। तो सबसे कोई मुश्किल अगर फॉर्म लगती है तो वो यही लगती है, ठीक है। यही शायद कारण है कि इस साइड ये इस साल ये कट गया, क्योंकि इस साल मैंने देखा है जो चीज बच्चे को लास्ट ईयर मुश्किल लगी या पिछले साल में मुश्किल लगी वो हटा ही दिया उन्होंने। मजे करो बच्चे। लेकिन क्या होगा कि नॉर्मल को 3D में तो पढ़ना ही पड़ेगा, अभी 2D में ही हमने ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो 3D में कैसे पढ़ेंगे फिर उसको? ठीक है, तो चाहे से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमको नॉलेज होनी चाहिए। डन। ओके, अब एक टॉपिक बचता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट आप सिखाते हो, मान लो इंटरसेप्ट कटे ही ना। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, क्या होती हैं, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वाई को तो छुएगी कहीं ना कहीं, छुएगी। और वाई इंटरसेप्ट को अपन सी कहते हैं जनरली। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, सी हो गया, हो गया, हो गया। अब आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डाल दो, इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी। सी तो सी है, स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, तो टेन जीरो यानी जीरो, तो एम की वैल्यू जीरो। नहीं समझ आया? स्लोप क्या होता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है उसका टेन फंक्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको उसकी इमेज नीचे लेके आओ तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा या 180 डिग्री का बनेगा, तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा, टेन जीरो। तो एम तो जीरो, तो जीरो एक्स यानी खत्म। तो y इक्वल टू सी इसकी, y इक्वल टू सी इसकी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, पढ़ो। Since the line L intersects the y-axis at the point this, at the point this, and the y-coordinate of each and every point lying on the line is fixed and equal to c। देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी है। ये चीजें टेंथ में भी कई बार सिखाते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसका y कोऑर्डिनेट तो c निकल के आएगा। जैसे ये 0, c था, इसको आप ज्यादा से ज्यादा 1, c लिख दोगे, इसको 2, c लिख दोगे, इसको 3, c लिख दोगे, इसको -4, c लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे। ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट तो c है, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट फिक्स है c। तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन बना दी y इक्वल टू c, तो क्या गलती करी? इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन x और y कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। y कोऑर्डिनेट सब में c है, इक्वेशन भी कह रही है y इक्वल टू c। सर एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी नहीं दे रही, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी है ही नहीं, इनफाइनाइट है वो। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। इक्वेशन क्या करती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी तो देती है, उस लाइन की एक्स कोड, उस लाइन पर लाए होने वाले पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की जानकारी देती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जानकारी वो दे नहीं पा रही है, तो एक्स के बारे में बता ही नहीं रही है, केवल वाई कोऑर्डिनेट की जानकारी दे पा रही है, तो वाई इक्वल टू सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी। डन, क्लियर। आगे बढ़ो, फिर वर्टिकल लाइन भी देख लो। y coordinate of each and every point lying on the line L is fixed। उसके पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फिक्स है और किसके बराबर है, c के बराबर। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट a 0, c, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, वहां से स्लोप पता चला, और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकाल लेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इससे निकालेंगे। तो पॉइंट तो था 0, c, स्लोप 0, y माइनस सी इक्वल टू 0 कह दो या y इक्वल टू सी कह दो, एक ही बात है। इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, इन्होंने उससे निकाला है, पहले वाली फॉर्म से निकाला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने अभी जो शॉर्ट में करवाया वो मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करवाया।
ठीक है ना, किसी में भी आप दोनों चीजें पुटअप कर लो, y इक्वल टू सी हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी। इज द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू सी टाइप की होगी, जहां पे c उसका y इंटरसेप्ट होगा। ओके। अच्छा जी, इसी तर्ज पे आपसे कल को कोई एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले, पहला इक्वेशन है आपका 10.2 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं है, बताओ। हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन यही होती है, जहां पे सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। सी क्या होता है, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट, यानी वाई इंटरसेप्ट। सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पे छू रही है, जीरो पे। तो y इक्वल टू जीरो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। नोट डाल के लिखना है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी इक्वेशन y इक्वल टू सी। एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी इक्वेशन भी y इक्वल टू सी। जहां पे c की वैल्यू क्या रखनी है, जहां पे y एक्सिस को छू रहे हो आप, तो y एक्सिस को जीरो पे छू रहे हो, तो y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। उल्टा कर दें, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये का यही काम वर्टिकल लाइन में पढ़ो। सेकंड केस, वर्टिकल लाइंस, द लाइंस विच आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी उसको हम ये कहेंगे। अब इस बार इसके कोऑर्डिनेट सी कोमा जीरो हो जाएंगे, या कल को अगर आपको दिक्कत है समझने में तो डी भी रख सकते हैं। हाल फिलहाल तो केवल समझाने के लिए मैंने सी का सी रहने दिया, तो डी कोमा जीरो, ओ सी कोमा जीरो, ओके फाइन। अब इसका स्लोप क्या होता है, एक एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर बना रही है, तो 1090, 1090 मतलब वैसे तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन मैंने आपको समझाया था सोल्व करने के पर्पज से इसको 1/0 रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। बोलो। अब मुझे बताओ, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट तो है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे, m इंटू एक्स माइनस डी, जहां पे ये m की वैल्यू 1/0 और d की वैल्यू, हाल फिलहाल मैंने c लिए तो c ले लेता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट भी c लिया, जीरो उधर जाके टकराएगा, जीरो बन जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस सी, सी को उधर भेजो, तो एक्स इक्वल टू सी इसकी इक्वेशन होगी। उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू सी, इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू सी, जहां पे सी वो पॉइंट है जहां पे वो दूसरी एक्सिस से टकरा रहे हैं। समझ गए, ठीक है। सिंस द लाइन एल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, तो इस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा। जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c,1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c,3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c,-5, कुछ भी हो जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो केवल इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगी, जो फिक्स है वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगी नहीं, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट। तो एक्स इक्वल टू सी एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है, डन। X coordinate of each and every point lying on the line L is fixed and equal to C. So the equation of a line parallel to y axis passing through the point A C, 0, चाहे से आप पहले वाली फॉर्म में रख दो, y माइनस वाई वन, यहाँ पे m की वैल्यू 1/0 डालनी पड़ेगी आपको, बिकॉज इन्फिनिटी को 1/0 कहते हैं, इसका रीजन भी डाल दिया अपन ने। 1090 बनाएगी तो 1090 क्या होता है, जीरो, और इसमें कोऑर्डिनेट्स अपन ने डाल दिए c,0, तो जीरो इधर आ गया, सी इधर आ गया, x इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन। अब मुझे बताओ y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू जीरो। नोट डाल के डाल देंगे अपन, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो जो है, एक्स इक्वल टू जो जो वाई एक्सिस है वो जीरो से छू रही है एक्स एक्सिस को। तो जो सी होता है वो होता है कि आप एक्स एक्सिस पे कहाँ कट लगा रहे हो, तो आप एक्स एक्सिस पे जीरो पे कट लगा रहे हो, वाई एक्सिस खुद तो जीरो पे कट लगा रही है, तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई। समझ आया, डन। अब जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे तीसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, बस रिकॉल कर लो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होपफुली, ये नॉर्मल फॉर्म, अच्छा नॉर्मल फॉर्म भी चार तरीके से किया हमने, पहला ही केस पकड़ा है बस ये वाला, चार तरीके से और कन्वर्ट हो सकती है, ओमेगा ऑप्ट्यूज हो जाएगा बस वो, है ना। तो वो तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्म तो वही रहेगी, ठीक है। ये सारा डेरिवेशन आपकी बुक में भी है, इफ यू वांट टू स्टडी। फिर एग्जांपल्स आ गए हमारे नॉर्मल फॉर्म के, तो ये चेक कर लो कि जनरल फॉर्म इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है ना। हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, यानी जनरल फॉर्म हमारी तीसरी एक्सरसाइज डन। तो कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, पांचों फॉर्म रिवाइज होनी चाहिए, जो भी सिखाया वो नोट्स में नोट डाउन होना चाहिए, हो जाएगा आज, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।